जय हिंद। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नियामक ज्यामिति। नहीं, नियामक ज्यामिति में हमने बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। देखिए, नियामक ज्यामिति में क्वेश्चन यही आएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाना है। अभी नियामक ज्यामिति अभी समय जितना है उसके हिसाब से पढ़िए, ठीक है। नियामक ज्यामिति में आपसे क्या पूछेगा हमने बता दिया था। नियामक ज्यामिति में आपसे पूछ सकता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। न पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन कितना बन सकता है कि -4 और 3 किस पाद में। तो हम बता चुके हैं कि अगर दोनों प्लस हो तो प्रथम पाद में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक माइनस दूसरा प्लस, सेकेंड माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, और प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको यह याद होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट का है। एक सवाल यहाँ से बन सकता है। दूसरा कोई पूछ सकता है कि 0,4 किस अक्ष पर स्थित है। 0,4 किस अक्ष पर स्थित है, या पूछ देगा यह कहाँ स्थित है, यह बिंदु कहाँ स्थित है। लिख देगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लिख देगा प्रथम पाद में। दूसरा लिख देगा द्वितीय पाद में, ठीक है। सी में लिख देगा एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। और डी में लिख देगा, डी में लिख देगा वाई अक्ष पर, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। पहला तो इस टाइप का पूछेगा, ठीक है। पहला पूछेगा, या प्लस प्लस भी पूछ सकता है, तो यह किसमें चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यह पूछ देता 4 3 किस क्वाड्रेंट में, तो यह आ जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट में। या पूछ देता कि 4 माइनस 3 किस क्वाड्रेंट में है, तो यह आ जाता आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। और -4 -3 किस क्वाड्रेंट में है, तो यह आ जाएगा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि तृतीय पाद में। आपको यह पता होना चाहिए। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 और 3 कहाँ स्थित है, तो यह किसी पाद में स्थित नहीं है। यह जो है कहाँ स्थित है, तो यह जो है एक्स अक्ष पर स्थित है या वाई अक्ष पर स्थित होगा। क्योंकि एक पद जब जीरो है, एक पद जब जीरो है तो वह किसी भी पाद में स्थित नहीं होगा। सबसे पहला बात कि एक्स अथवा वाई जो है, एक्स अथवा वाई जो है अगर जीरो हो गया तो वह किसी पाद में नहीं होगा। या तो एक्स अक्ष पर होगा, नहीं तो वाई अक्ष पर। हम क्या बताए थे, अगर वाई निर्देशांक जीरो हो, वाई निर्देशांक जीरो हो, वाई निर्देशांक वाई निर्देशांक वाई निर्देशांक जीरो हो, ठीक ना। वाई निर्देशांक जीरो हो, वाई निर्देशांक जीरो हो तो एक्स अक्ष पर स्थित होता है। अगर किसी बिंदु का वाई निर्देशांक जीरो हो तो एक्स अक्ष पर स्थित होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है, अगर एक्स अक्ष पर स्थित हो तो वाई, अगर एक्स निर्देशांक जीरो हो, एक्स निर्देशांक जीरो हो, एक्स निर्देशांक जीरो हो, तो वह एक्स अक्ष पर न होकर किस अक्ष पर होता है, वाई अक्ष पर होता है। किस अक्ष पर होता है, वाई अक्ष पर। देख लीजिए इसमें कौन जीरो है, एक्स जीरो है। एक्स जीरो है अर्थात एक्स जीरो है, इसका मतलब वाई अक्ष पर है। कहाँ पर होगा, तो +4 मान लेते यहाँ पर होगा। तो यह कौन सा अक्ष है, तो हम बता सकते हैं कि मूल बिंदु से ऊपर है। मूल बिंदु से कहाँ है, ऊपर है और वाई अक्ष पर है। और कहाँ स्थित है, वाई अक्ष पर। देखिए सवाल इसमें से एक पूछेगा, नहीं तो यह पूछेगा। इस दोनों सवाल में से एक सवाल आएगा ही आएगा। या तो 4 0 कर देगा, इसको कहने का मतलब मेरा कुछ भी कर दे, 0 4 कर दे ना तो 4 0, संख्या कुछ भी हो, एक जीरो से मतलब है हमको। यहाँ पर -7 कर दे उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर -4 कर दे उससे कोई मतलब नहीं है। जीरो से मतलब है।
अगर एक जीरो दे दिया तो वह एक्स अथवा वाई अक्ष पर होगा। इस चारों में से कोई एक पूछ सकता है, यानी कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, ठीक है। अथवा पूछ सकता है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो जीरो जीरो होता है। ये 5-6 क्वेश्चन है, यहाँ से आपको सवाल आएंगे। आपको यहाँ से 2 सवाल आएंगे, यहाँ से आपके कितने सवाल आएंगे, 2 सवाल। जिन लोगों को भी एक भी गलती नहीं करना है, ये आसान आसान क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है बिहार बोर्ड के एग्जाम में कठिन कठिन प्रश्न बनाकर ही क्या किया जाए, अच्छा नंबर लाए। आसान आसान क्वेश्चन बनाकर भी आइएगा तो उतना ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आता है उसमें गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात हम लोग क्या पढ़े थे, वहां से बेसिक से 2 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। बेसिक से 9th वाला जो पढ़ना है उतना बात 9th में ही पढ़ना है। हाँ, एक चीज और, भुज और कोटि, भुज और कोटि के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। भुज और कोटि भी हम समझा चुके हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ रहे थे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ रहे थे। उससे पहले पढ़े मूल बिंदु से दूरी, कहाँ से, तो मूल बिंदु से दूरी पढ़े थे। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। यहाँ से किसी बिंदु ए का नियामक अगर 4 -3 हो, इससे पूछेगा कि इसकी दूरी क्या है। या बी अगर मान लेते हैं कि 5 और 12 हो, 15 और 8 हो, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी हो, इस प्रकार से कुछ भी हो, तो हम लोग कुछ भी नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो दोनों के स्क्वायर करके वर्गमूल कर देना है। 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। 5 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। इसका पूछेगा तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो रूट अंदर जोड़ने के बाद 169 यानी कि 13 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। इसका कितना होता है, 225 और 64 जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा। 289 कितना का होता है, 17 का होता है इकाई में। या ऐसे पूछ दे कि 4 और मान लेते हैं कि 4 और आपसे दे दे 2 है या -2 है, तो कोई बात नहीं है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 5 + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 16 + 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 20। रूट अंदर 20 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो ऐसे निकालना है, 2 × 2 × 5। 2 का जोड़ा है तो 2 बाहर निकल जाएगा, 5 रूट के अंदर में रह जाएगा। इतना इकाई इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात हम क्या बता रहे हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी पूछ सकता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी पूछ सकता है। आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का सवाल आएगा कि मूल बिंदु से इसका दूरी ज्ञात करें, अथवा इसका, अथवा इसका, अथवा इसका। मतलब चारों सवाल में से कोई एक सवाल किसी प्रकार के आ सकते हैं, तो घबराना नहीं है। -4 और 3 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 का 5 ही आ जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मूल बिंदु से आपको 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मूल बिंदु से सवाल दूरी पूछ सकता है, नहीं तो दूरी दे देगा और अज्ञात टर्म पूछेगा। कहेगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु, मूल बिंदु से दूरी जो है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी 17 इकाई है। कितना इकाई है, 17 इकाई है। ए जिसका नियामक दिया रहेगा x और 8, पूछेगा कि x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। या बी ऐसे दिया रहेगा कि यह जो है 7 और y है, 7 और y है। यहाँ पर p भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ओ डाल सकता है। तो p डाल देगा, पूछेगा कि y बराबर कितना होगा या p बराबर कितना होगा, ठीक है। p बराबर या y बराबर कितना होगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं। हम क्या बताए थे कल, यह बताए थे आपको इस दोनों में से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको सीधे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो रूट अंदर 17 के स्क्वायर और -8 के स्क्वायर कर देना। यहाँ पर p बराबर पूछेगा तो रूट अंदर 25 के स्क्वायर, क्योंकि इसकी इकाई 25 इकाई दिया हुआ है,
25 इकाई इसका दूरी दिया हुआ है, तो 25 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे, बाकी आ जाएगा यह 576, इसका 24 हो जाएगा, इसका आपका 15 आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सिर्फ जो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े थे, देखिए 3 चीज में क्या है, ए बी सी, इसको आप लोग मानिएगा, दूरी को मानिएगा कर्ण, दूरी को क्या मानिएगा कर्ण। देखिए ध्यान से, दूरी को क्या मानना है, कर्ण मानना है। क्यों? क्योंकि हम दूरी फॉर्मूला जब साबित कर रहे थे तो आपको बता रहे थे यह मूल बिंदु है, यहाँ से कोई बिंदु यहाँ पर है, तो यह आपका क्या है, दूरी क्या है, कर्ण है, दूरी क्या है कर्ण, बाकी यह लंब और आधार होगा। तो लंब और आधार निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे, लंब और आधार निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे तो एक्स अथवा वाई का मान निकल जाएगा। एक्स और वाई दिया हो तो कर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका दूरी का फॉर्मूला निकल जाएगा। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर दो बिंदु कोई है, यहाँ पर देखिए दो बिंदु है, ए है बी है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये साइन थीटा है और यह जो है सो बी कॉस थीटा है, ठीक है, और यह जो है ए कॉस थीटा है और बी साइन थीटा है। पूछेगा कि इसके बीच का दूरी कितना होगा, अथवा साबित करे कि इसके बीच का दूरी जो है वह थीटा से स्वतंत्र है। देखिए सवाल में यह पूछ सकता है कि इसके बीच का दूरी ज्ञात करिए, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बी कितना दिया हुआ है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और यहाँ से आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ए बी ज्ञात करे, क्या पूछ रहेगा, ए बी ज्ञात करे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इफ ए is a sin theta b cos theta and b is a cos theta and b sin theta। यदि a sin theta b cos theta हो और b a sin cos theta और b sin theta हो, तो आपसे बताना है कि इसमें a b क्या होगा, अथवा कहेगा कि साबित करे कि a b थीटा से स्वतंत्र होगा, थीटा से क्या होगा, स्वतंत्र होगा, यानी कि थीटा का उसमें कोई वैल्यू नहीं होगा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा में थीटा का वैल्यू है कि नहीं है, थीटा का ही तो वैल्यू है, साइन का उतना वैल्यू नहीं है जितना थीटा का। 30 डिग्री कर देंगे तो इसका मान अलग आ जाएगा, 60 डिग्री कर देंगे तो अलग, 45 कर देंगे तो अलग, 15 कर देंगे तो अलग, 22 कर देंगे तो अलग, यानी कि थीटा के लिए अलग अलग मान के लिए अलग अलग आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर हम थीटा कुछ भी रख दे, थीटा आपको जो मन है सो रख दीजिए, ठीक है, लेकिन इसमें थीटा का कोई भी मान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वतंत्र का मतलब यही होता है, ठीक है, मैं स्वतंत्र हूँ मतलब कि अगर हम कह दें कि हम अपने घर से स्वतंत्र है, यानी कि हम जो कुछ करें हमको घर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन हम अभी तो घर से स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि घर जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थीटा का अगर स्वतंत्र कह रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि थीटा के मान पर निर्भर करेगा, अगर स्वतंत्र नहीं हो तो मान पर निर्भर करेगा, और स्वतंत्र होगा तो इस थीटा के मान पर कोई भी बात निर्भर नहीं करेगा, चाहे थीटा कुछ भी हो उसका मान उतना ही आएगा। तो हम लोग अभी देखते हैं, अगर ए बी निकालना हो तो हमको कुछ भी थोड़े करना है, ए बी निकालना है हमको, तो रूट अंडर क्या कर सकते हैं, रूट अंडर, देखिए रूट अंडर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा, इसको हम x2 मान लिए और इसको क्या मान लिए x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, b साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए, अगर हम इसका फॉर्मूला पर लगाएं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस या माइनस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है।
यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे, इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ा गया, यहाँ पर हम बी कर देते, यहाँ पर ए कर देते, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ए साइन थीटा बी साइन थीटा कर दे यहाँ पर, और यहाँ पर कॉस थीटा कर दे दोनों तरफ। थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर हम साइन थीटा कर दे रहे हैं, यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस ए, नहीं ए आ रहा है कोई बात नहीं, ए यहाँ पर हो जाएगा बी बी, यहाँ पर बी था ना पहले से ए था, ठीक, और यहाँ पर बी था। हाँ यहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ए कॉस थीटा, ये ठीक तो है, हम क्या कहें यहाँ पर बी करना होगा, नहीं हाँ यहाँ पर बी कर देते, ठीक है। दोनों में यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ बी है, तो यह हो जाएगा बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा बी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 तो होगा ही होगा, ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ना, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर यहाँ पर है, बी स्क्वायर यहाँ पर है, अगर हम दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2ab माइनस 4ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह 1 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 4ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ हो गया है, एक जगह हमको क्या करना पड़ेगा, एक जगह हमको प्लस के जगह पर माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम माइनस कर दे, देखिए यहाँ पर माइनस कर दे तो यह हो जाएगा प्लस, ठीक है, और यह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है इससे यह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यह पूरा खत्म हो जाएगा, तब आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर यह आया, इसका मतलब है कि यह जो है किससे मुक्त है, यानी कि साइन थीटा, यानी कि थीटा से मुक्त है। फिर से एक बार सवाल को समझिए, सवाल थोड़ा सा गलत लिखा गया था, इसके कारण से खिचपिच हो गया। क्या हो गया, खिचपिच। देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, ए जो है ए वह क्या है ए साइन थीटा, ठीक है, और बी कॉस थीटा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस के साथ क्या है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और यहाँ पर बी जो है क्या है बी कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह है, तो कहेगा कि ये भी ज्ञात कीजिए, सिंपल ये भी ज्ञात करना है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब प्लस, गलत हम लोग कर रहे थे, प्लस, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देखिए ए साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताइए माइनस है, तो फॉर्मूला में तो माइनस होता ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए, जब इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपको आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, प्लस उसी प्रकार से यहाँ पर तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना आ जाएगा। देखिए यह माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा है, और यह प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, कट गया, बचा क्या, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर भी है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से, ठीक ना, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व करेंगे। फिर से गलत लिखाया क्या सवाल, हाँ कट नहीं रहा, यहाँ पर फिर से उल्टा हुआ, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पर बी साइन थीटा, यहाँ पर ए कॉस थीटा। ठीक है, जब इस प्रकार से तोड़िएगा तो फिर दोनों में ए और बी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर वहां से सवाल में आ जाएगा, जैसा कि आपके एक सवाल में दिया ही होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा रहा है। चलिए आगे, इस प्रकार से आपके सवाल आएगा। उसके आगे हम लोग पढ़े थे कि कौन सा त्रिभुज होगा। ठीक है, इस पर चर्चा किए थे सवाल कैसे बनाने के लिए। क्या आप लोग सवाल बनाए हैं, क्या आप लोग सवाल किसी को कोई प्रॉब्लम है सवाल में, 7.123 मतलब 1 में। हेलो, गौतम, आवाज जा रहा है क्या, यस सर, लिखिए ना सवाल। हाँ बताओ। क्यू 0 हाँ, बिंदु क्यों, जी, आवाज नहीं आ रहा है पंकज, 0 नहीं आवाज नहीं आ रहा सही है। एक बार बाहर जाओ फिर से तुम आओ, बाहर जाके ऐप से बाहर जाओ फिर से आओ। 9 हाँ बोलो, अब क्या है क्यों, एक बिंदु दिया होगा 0 और 1। क्यों के साथ क्या है, 0 और 1। जी, पी के साथ है 5 और हाँ, -3। 5 और -3। आर के साथ क्या है, फिर से बोलो, आराम से बोलो, आराम से। आर के साथ क्या है, मैसेज करो।
हेलो, 106 है। क्या आर का कितना है? 106। 106 कह रहा है हाँ, अच्छा, कह रहा है कि समरेख है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। निकालिए। समरेख है तो एक समान ज्ञात करना। चलिए ठीक, समरेख है तो किसका मान? क्या कीजिए? और कुछ दिया है क्या? चलो, कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू निकाल सकते हैं। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू बराबर रूट अंडर 5 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस -3 -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और प्लस वो -4 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो रूट अंडर 31। ठीक है, पी आर निकालें। पी आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? x -5 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, अर्थात रूट अंडर x -5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, हेलो, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 दूना 10x अब प्लस ऐसे रहने दो, छोड़ देंगे। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? क्यू आर। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, फिर से सवाल पढ़िए तो एक बार क्या है। करा यदि हाँ, Q 0 और 1 बिंदु हो, P 5 और -3 ठीक, और R 1 और 6 से समदूरस्थ है, तो X का मान ज्ञात इससे कीजिए और Q R और P R ज्ञात कीजिए। ओहो, समदूरस्थ है। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे जी संदेश। देखिए, जब तक समदूरस्थ पढ़िएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समदूरस्थ का मतलब समझ लीजिए थोड़ा, फिर सवाल को आप लोग खुद ही बना सकते हैं। देखिए, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर स्थित। मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ पर हम डाल दिए, यहाँ से समदूरस्थ कितने बिंदु हो सकते हैं? यह मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर पर है। यह कितना सेंटीमीटर पर है? 5 सेंटीमीटर पर। यह कितना सेंटीमीटर पर है? 5 सेंटीमीटर पर। यह कितनी, यानी कि एक बिंदु से कोई अनगिनत बिंदुएं समान दूरी पर हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर यह ए हो, यह बी हो, यह सी हो, यह क्यू हो, आर हो, एस हो, टी हो, यहाँ पर हो, इससे समान दूरी का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। तो क्यू से दो गो बिंदु जो है समान दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं कि एक बिंदु कहीं से है, यहाँ पर मान लेते हैं कि क्यू है, यहाँ से दो बिंदु, एक पी और एक बिंदु आर। ठीक है, एक बिंदु आर, यह पी क्यू आर कहीं भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम कर दिए। ठीक है, पी आर है और यहाँ पर क्या है? पी, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझिए। यह कहा कि 0 और 1 है। यह कितना है? 0 और 1 है। क्यू जो है वह 5 और -3 है। ठीक है, और पी आर जो है 106 है। तो हमसे कहता है कि समान दूरी पर स्थित है। तो समान दूरी पर स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना क्यू आर होगा उतना ही क्या होगा? पी आर होगा। लिखेंगे चूंकि चूंकि पी 10 रुपया दे बउआ के देबे ठंडा ठंडा हमारा दे देंगे गरम ना दे ठंडा पानी हां पी तथा क्यू, चूंकि पी तथा क्यू, सॉरी, चूंकि पी तथा आर क्यू से समदूरस्थ है,
दुरस्थ है, समदुरस्थ है, इसीलिए इसीलिए QP बराबर क्या हो जाएगा, या PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर QR हो जाएगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो हम फार्मूला लगा निकाल लेंगे और यह निकाल लेंगे, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं PQ बराबर लिख सकते हैं 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर सभी के अंदर कर दिए बराबर, यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। इतना आसान है। दोनों ओर से रूट को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। दोनों ओर से रूट को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। देखिए दोनों ओर से रूट क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। जब दोनों ओर से रूट को हटा बात नहीं कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए इससे यह क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको हम लिख सकते हैं 16 बराबर x स्क्वायर, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। अब इस बात को ध्यान रखना है, आंसर में +4 दिया है, -4 दिया होगा। यहाँ पर देखिए या -4 ही x बराबर दिया होगा। अब यहाँ पर रखिएगा तो यह दूरी और यह दूरी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समदूरस्थ का मतलब होता है किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे बिंदु से क्या हो, समान दूरी पर हो। तो सवाल में था कि Q से दो बिंदु P तथा R समान दूरी पर है तो x का मान ज्ञात करना था। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। वही दूरी फार्मूला पर यह इसके बराबर हो गया, यह इसके बराबर हो गया, इस बराबर करके सॉल्व कर दिए। चलिए आगे के सवाल बताइए। हल हाँ बताओ। साथी बोलो, आवाज तुम्हारा। एक बार और बोल के कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है यदि Q 0 और 1 यदि Q हाँ 0 और 1 बिंदु हो, हाँ P 5 और हाँ, -3। तो समझा नहीं क्या, समझाया तो। वो तो समझ गए, ये दूसरा सवाल कुछ और का हाँ बोलिए बोलिए। है। हाँ P Q हो गया। R 1 और 6, 1 और 6 हाँ समदूरस्थ है, तो हाँ, x का मान ज्ञात कीजिए और QR और PR ज्ञात कीजिए। तो x का मान तो निकल ही गया। जी जी। अब x का मान जब इसका निकल गया +-4, तो PR नहीं निकाल लीजिएगा और QR नहीं निकाल लीजिएगा। निकाल लेंगे। QR बराबर फार्मूला लगा -4 या +4 तो कीजिएगा इसका स्क्वायर अब +6 - 1 का स्क्वायर, और QR निकल गया। PR निकालना है तो PR निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए सर। प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में, और कोई इस प्रॉब्लम है चैप्टर में क्या? नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है। चलिए, तो अब हम लोगों को पढ़ना है विभाजन सूत्र। क्या पढ़ना है? अगला एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पढ़ सकते थे, लेकिन चलिए सर एपी में प्रॉब्लम, हाँ बताइए, एपी में प्रॉब्लम है तो बताइए। कल 7.2 कल पढ़ा देंगे, बताइए। ठीक ठीक, एक सेकंड। करा n पद किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में का समान 63 होगा, ठीक है। 65 जी, हाँ, 63 एपी 65 67 और 3 10 17। 63 65 63 65 67
डॉट डॉट हाँ और हाँ 3 10 7 के n के बराबर होगा। 3 7 10 जी 3 17 7 है। 10 एपी कहाँ है? हाँ 17 17 3 7 फिर 17 से 3 7 17 अरे भाई एपी कहाँ है? 13 छूट गया। 3 7 13 17 फिर भी एपी नहीं आ रहा। 3 10 13 सॉरी सर 3 10 17 3 10 17 हाँ अब हुआ। एपी तो होना चाहिए ना। देखिए हाँ कह जी रहा है कि एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए, ठीक है, एन के किस मान के लिए दोनों एपी का एनवा पद समान होगा। यही कह रहा है कि योग समान होगा। तो बताओ एक बार सवाल को फिर से पढ़ दीजिए। पीयूष एक बार सवाल को फिर से पढ़ दीजिए। गौतम जी है तुम्हारे पास इस सवाल तो तुम पढ़ो। जी पढ़ते। इसका आवाज आ नहीं रहा सही से। 5.2 चैप्टर है। योग वाला नहीं है सर चैप्टर। योग नहीं ना है। चलिए योग नहीं जी कह रहा नहीं। तो देखो तो कह रहा है। हाँ अब तुम्हारा बात सवाल आ रहा है। कह रहा है कि एन के किस मान के लिए एक एपी क्या है। मान लेते हैं कि प्रथम एपी है, ठीक है, और यह एपी दूसरा एपी, या सेकेंड मान लिए या फर्स्ट मान लिए। तो इस एपी का कौन सा पद और इस एपी का कौन सा पद समान होगा। हो सकता है कि इस एपी का और इस एपी का कोई ना कोई पद समान हो। तो मान लेते हैं कि माना कि इसका एनवा पद क्या है, समान। तो इसका एनवा पद, ठीक है, और इसका भी एनवा पद। अगर इसका एनवा पद हम निकालेंगे, इसका एनवा पद तो क्या हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जगह पर 63 अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना हो जाएगा। देखिए तो 2 बढ़ रहा है यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 63 प्लस 2n माइनस 2 अर्थात 61 प्लस 2n हो जाएगा। और इसका कह रहा है इसका अगर एनवा पद निकालेंगे, इसका एनवा पद, इसका एनवा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका भी होगा लेकिन ए की जगह पर कितना हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि इसमें 7 बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस इसमें गुना हो जाएगा तो 7n माइनस 7 अर्थात 7n माइनस 4। अब क्या कर रहा है कि यह दोनों समान है, मतलब जितना इसका मान है उतना ही इसका मान है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से क्या हो जाएगा, इस एपी का एनवा पद और इस एपी का एनवा पद, दोनों एपी का एनवा पद तो समान है। तो इसका एनवा पद कितना है 61 प्लस एन, या इसका इसका कितना है तो 7n माइनस 4, और इसका कितना है तो 61 प्लस 2n। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 5n हो जाएगा, इसको इधर ले आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो n बराबर कितना हो जाएगा 13। तो दोनों का 13वां पद समान होगा, दोनों एपी का 13वां पद क्या होगा, समान होगा। अगर इसका 13वां पद निकालिएगा और इसका 13वां पद निकालिएगा, दोनों एपी का 13वां पद क्या होगा, समान होगा। कह रहा है देखिए समीकरण बनाने, क्या कहें कि समीकरण का खेल है। जब आप पढ़िएगा सवाल तो कह रहा है भाषा समझिए कि इस एपी का कौन सा पद
और इस एपी का कौन से पद के समान होगा, इस एपी के और दोनों एपी का कोई ना कोई एक पद समान होगा या एक से अधिक पद भी समान हो सकता है, तो वह कौन सा पद है जो दोनों समान होगा। ठीक है, तो दोनों एपी का 13वां पद क्या होगा, समान होगा। दोनों एपी का कौन सा पद समान होगा, 13वां पद समान होगा। हाँ चलिए, समझ में आया जी यस सर। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ बताइए। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए तीसरा पद मतलब T3 बराबर 16 दे दिया, अर्थात a प्लस 2d बराबर 16 दे दिया, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा का समीकरण यहाँ से बनेगा, कह रहा है जिसका 5वां पद 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वां पद और 12 ज्यादा, ऐसे लिखना सीखिए। मेन यही सीखना है, मैथ में और कुछ नहीं सीखना है। जोड़ घटाव तो अच्छा लड़का कर ही लेता है, यही तो सीखना है। क्या कहा कि 7वां पद यानी कि T7, उसके 5वां पद यानी कि T5 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा। मेरा उम्र तुम्हारे उम्र से 15 वर्ष ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि मेरा 26 वर्ष है, तुम्हारा 11 वर्ष, या तुम मान लो हम कह दे कि तुम्हारे उम्र से 11 वर्ष ज्यादा है, इसका मतलब तुम्हारा जो भी होगा उसमें हमको 11 जोड़ने के तब ना दोनों का उम्र बराबर होगा। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि T7 जो है उसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो काम खत्म, इसको हम लिख देंगे a प्लस 6d, इसको लिख देंगे a प्लस 4d प्लस 12। ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल, या डी इधर आ जाएगा ना डी, तो 2d बराबर क्या हो जाएगा, 2d बराबर 12, तो डी बराबर 6। अब इसमें रख देंगे डी का मान। ठीक है, डी का मान रख देंगे, ए का मान निकल जाएगा जी फर्स्ट में। ठीक है, तो ए का मान कितना निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर रख देंगे तो देखिए रख कर दिखा, 2 गुने 6 बराबर 16, तो ए प्लस 12 बराबर 16, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस ए बराबर 4 4। लिखना है तो एपी लिखना तो सबसे आसान है। एपी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस बी। ठीक है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए कितना है 4, उसमें 6 जोड़ देंगे तो 10, बी का मान कितना है 6 है ना, 10, फिर 16। चलिए आगे बताइए, आगे किसी को कोई दिक्कत हो तो। एग्जाम का वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इस बार पूछेगा ही पूछेगा। ईटीआई क्या कहते हैं इसको, भारतीय मैट्रिक सर्विस कहा जाता है ईटीआई। ईटीआई का मतलब तोड़ समझते हैं, पावर तोड़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, पावर तोड़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्ट तो आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और मेरे जबान से निकल गया तो समझ लो कि उसको छप जाना है, एग्जाम में क्या है, छप जाना है। चलिए आगे, आगे बताइए सर एक और क्वेश्चन है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्यारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की और किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। हो गया, देखो सिंपल है, ए दे दिया, मतलब शुरू कितना से होता है, कितना से होता है बताओ, 5,000 5,000 रुपये। 5,000 ठीक है, एक साल के बाद बढ़कर कितना हो जाएगा, 5200, फिर बढ़कर कितना हो जाएगा, 5400, यही ना कह रहा है। जी 200 रुपया पर साल उसका बढ़ जा रहा है, तो कौन जी से साल में उसका 7,000 हो जाएगा, तो यह क्या हो गया, ए, ए 200 क्या हो गया, डी। ठीक है, डी ये दिया 5,000, डी कितना दिया हुआ है 200, 200 टी एन बराबर कितना दिया हुआ है 60,000 7,000।
इसका फार्मूला हम लोग कहे थे इसके नीचे लिख देना है, कुछ नहीं करना है, इसके नीचे के इसके फार्मूला को सटा देना। ए का मान दिया हुआ है 5000 प्लस n-1 इंटू 200 बराबर 7000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 5000 को उधर जाने देंगे, n-1 बराबर हो जाएगा 7000 में से 5000 घट 7000 जाएगा, माइनस 5। और यहाँ पर 200 से गुना है तो 2 गो जीरो से 2 गो जीरो, और इसे 10 बार में कट जाएगा, n-1 बराबर 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11वां पद जो होगा उसका 7000 होगा, 11वां पद जो है उसका 7000 होगा। तो ये तो पहला पद है, दूसरा पद है, मतलब दूसरा पद ही होगा, तीसरा पद ही होगा, तो उसका 11वां पद निकालना। तो ये 1995 है, 1996 है, 1997 होगा, तो ये क्या हजार होगा, यानी कि इसमें 10 साल बढ़ जाएगा। क्या साल बढ़ जाएगा बाबू? 10 साल। तो 6वां एगो साल, पद तो ये इसी में है, 2006वां बाकी साल। सबको पद का बढ़ेगा, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1995 में 10 जोड़ देंगे तो 2005 आ जाएगा। ठीक है, 2005 में उसका वेतन कितना हो जाएगा बाबू? गौतम जी 2005 बोलिए तो एक और सवाल। क्या? कौन? नहीं समझ में एक बार 3 फिर के से 15 नंबर सवाल। समझ में आ गया ना? 5.3 का पॉइंट जी। हाँ, देखो सरकारी नौकरी में भी इंसान में वेतन बढ़ता है, समझ में आ रहा है तुम्हें? जब सरकारी नौकरी में जाओगे ना तो इसका ही वेतन यस बढ़ेगा। सर। शुरू से होगा, शुरू अभी न्यूनतम वेतन जो है ग्रुप डी वाला का, ठीक है, 18,000 रुपया उसका बेसिक है, उसका बेसिक कितना है 18,000। अब प्रत्येक साल जो है, प्रत्येक साल उसमें 600 रुपया बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 600 रुपया, ग्रुप डी वाला 600। में 500, ठीक है 500 रुपया। देखो जो ग्रुप 19,900 जो है एगो बेसिक पे होता है, ये फर्स्ट लेवल का होता है, ये लेवल 1 का होता है, ये लेवल 2 का होता है, इसी प्रकार से लेवल 3। तो समझो हम एगो पर समझाते हैं, ग्रुप डी का तो क्या होता है 18,000 है, कितना है 18,000। अब 500 रुपया उसका क्या होता है इंक्रीमेंट लगता है, प्रत्येक साल क्या लगता है इंक्रीमेंट। उसके साथ साथ देखो बेसिक यही होता है, यह बेसिक होता है, यानी कि उसको बेसिक रुपया 18,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है, एक साल का मतलब एक महीना का, उसमें एक साल के बाद 500 का वृद्धि हो जाएगा। लेकिन इसमें और कुछ नहीं होता है, क्या डी, यानी कि महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता, जैसे जैसे महंगाई भत्ता है सरकार इसका वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ देता है। एचआरए मिलता है, ठीक है, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, मतलब कि रहने के लिए, ठीक ना, हाउस रेंट अलाउंस होता है मतलब कि घर भत्ता, इतना ही समझ लो, घर भत्ता, रहने के लिए रूम रेंट। भत्ता, हाँ रूम रेंट भत्ता, ठीक है। प्लस मिलता है टीपीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, टीपीए का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी कि आने जाने के लिए जो खर्चा होता है वो मिलता है, ठीक है। तो देखो अभी सरकार क्या करेगी, अभी 18,000 किसी का बेसिक होगा, उस पर 21% उसका मिलता है महंगाई भत्ता, ठीक है, कितना मिलता है महंगाई भत्ता 31,000, मतलब 31%। एचआरए उस शहर के हिसाब से मिलता है, ठीक है, जितना बड़ा शहर होगा उसके हिसाब से मिलता है, 10%, 20%, 30%, ठीक है। और जो छोटा शहर रहता है जैसे बिहार में पटना को छोड़कर बाकी जितने भी शहर है उसमें 10%, हम झांसी में रह रहे हैं तो हमको मिलता है 20%, ठीक है। और जो मुंबई तो मतलब मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में इसमें रहता है तो उसको मिलता है 30%, ठीक है। टीपीए मिलता है, उसका भी कुछ ये है, तो समझ लो। तो ये तो हो गया, ये तो ये सब फिक्स रहता है, ये सब क्या रहता है फिक्स रहता है। लेकिन महंगाई भत्ता 2 बार बढ़ता है साल में, कितने बार 2 बार, एक बार जनवरी में महंगाई भत्ता, एक बार जुलाई में। देखो इस सरकारी नौकरी में कैसे 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 वेतन बढ़ता है, सो समझ लो। काहे कहता है आदमी की सरकारी नौकरी कर लो, इसीलिए कहता है कि कुछो होगा महंगाई बढ़ जाएगा, तुमको कोई फर्क नहीं है, महंगाई बढ़ा तो तुमको महंगाई भत्ता मिल जाएगा। जैसे में हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो कितना पढ़ते था महंगाई भत्ता, तो मात्र था 17%, ठीक है। एक बार बढ़ा 11%, और फिर जनवरी मतलब जुलाई में बढ़ा था 3%,
तो कितना हो गया, 14 बढ़ गया तो 31% हो गया। अब फिर जनवरी में बढ़ेगा 4%, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 35%। ठीक है, देख रहा है, 18,000 है, फिर 35% इसका जुड़ेगा, फिर 20% इसका मिलेगा, फिर पीपीए मिलेगा, फिर इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, फिर नाइट नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, यानी कितना सब जोड़ जाड़ के ये सब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साल में प्रत्येक जुलाई में आपका ये बेसिक बढ़ता चला जाता है। अभी 18,000 है ना, तो 18,500 हो जाएगा, फिर 19,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब देख लो, ये बढ़ रहा है। अब जैसा ये 19,000 हो गया तब इसका 31% मिलेगा, या तब तक ये भी बढ़ गया रहेगा। अब जनवरी में 35% हो जाएगा, फिर अगला जुलाई में जो है 40% हो जाएगा, या इस प्रकार से बढ़ेगा। तो मान लो कि 18,000, ठीक है, 18,000 है। अगर ये 50% हो जाता है तो समझ लो 9,000 तो यहाँ से हो जाएगा। अब या 30% इसको मानोगे तो 18 3 54, यानी कि 5,400 ही हो गया। फिर इसका मान लो कि हम 20 है तो कितना हो जाएगा, इसका 3600 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर पीपीए मिलता है 1200-1300 रुपया आने जाने के लिए, फिर इंसेंटिव मिलता है 6-7 हजार रुपया। तो इस प्रकार से साथ ही साथ इहो बढ़ता है, इहो बढ़ता है, इहो बढ़ता है, इहो बढ़ता है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो डीए भी बढ़ जाएगा, एचआरए भी बढ़ जाएगा। मान लो कि ये 18,000 से 19,000 हो गया, तो ये अगर 20% मिलता है तो पहले इसका 18,000 का 20% मिलता था, 19,000 का 20% मिलेगा। भविष्य में आगे बढ़कर 30,000 हो जाएगा। ठीक ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर इसका तो कहने का मतलब है सरकारी फैसिलिटी है, तुम्हारा वेतन बढ़ते चला जाता। तो क्या कहता है कि नया वाला का तरह कम होता है, पुराना जैसे जैसे हो गए वेतन तुम्हारा बढ़ जाएगा। वही फॉर्मूला लगाया है, 95 में 5,000 था, तो 10 साल बाद 7,000 हो जाएगा। ठीक है, एगो सवाल बना दीजिए ना सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ। 5.3 का है। हाँ, किसी का कोई दिक्कत नहीं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित हाँ, तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन ठीक। के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 हाँ, इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। ठीक। एक ठेकेदार एक ठेकेदार हाँ को हाँ, जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि बटन वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? चलिए, बहुत अच्छा। पहले इस सवाल को समझ लीजिए, फिर से समझ। देखिए, बहुत अच्छा। ठीक, मतलब सरकार को ऐसा ही आती सब खोजना चाहिए, ठेकेदार सब। ठीक है, कि सड़क अगर नहीं बना, 20 दिन मतलब टाइम दे दो, 1 साल का नहीं बना, तो पहले 2,000 रुपया, मतलब 2 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 3 लाख। तो बताओ, अगर ऐसा निर्माण कार्य दे दिया रहता सीतामढ़ी के पुल का, तब तक बना रहता कि नहीं बना रहता, रेलवे वाला पुल ना सर। रेलवे वाला पुल। कब से तो, बन रहा है? तो बताओ उसके कितना जुर्माना देना पड़ता। ठीक है। तो सरकार को इसका छह ठेकेदार साल हो खोजना गया चाहिए। हाँ, चलिए। तो ये कितना है बाबू, 200 रुपया। पहल का दिन नहीं, मतलब एक दिन विलम्ब हो गया तो 200, फिर 250, मतलब 50 रुपया बढ़ रहा है। तो ये कितना हो गया, 200। बी कितना हो गया, 50 रुपया। ठीक है, कह रहा है कि 30 दिन में कुल कितना देना पड़ेगा, अगर 30 दिन हो जाएगा तो S30, यानी कि SN30 पूछ रहा है, यानी कि 30 दिनों का योग पूछ रहा है। कितने दिनों का, 30 दिनों का 30 दिन हो गए। योग पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, तो ए बराबर आपको दिया हुआ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है। इस फॉर्मूला पर रख दीजिएगा, बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है। आगे बताइए।
और बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं 16 नंबर। 16 नंबर क्या है, पढ़िए। पढ़ दे क्या? हाँ पढ़िए, आपका जी आवाज पढ़िए ना। साफ साफ आ। किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी बताते हैं। देखिए फर्स्ट प्राइज जो होगा, फर्स्ट प्राइज कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। फर्स्ट प्राइज कुछ ना कुछ होगा, लेकिन फर्स्ट प्राइज जो भी होगा उससे 20 रुपया कम क्या होगा? मान लो कि फर्स्ट कितना होगा, 100 रुपया, 20 रुपया कम अर्थात 80 रुपया सेकेंड प्राइज, उससे कम 60 रुपया, उससे कम 20 रुपया कम, मतलब कि 40। इस प्रकार से है कि सबको मिलाकर कितना है बाबू? 700 रुपया। 700। टोटल खर्चा करना है 700 रुपया। टोटल कितना खर्च करना है? 700 रुपया। लेकिन आप भी लोग भी जानते हैं कि जो सबसे पहला स्थान आता है उसको सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है। सेकेंड वाला से थोड़ा कम मिलता है। तो डी क्या हो जाएगा? वो डी निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? इसका अपना दिमाग लगाना है कि 100 रुपया है उससे कम हो गया, फिर कम हो गया। अगर हम डी निकालेंगे तो 80 माइनस कितना हो जाएगा? 100, अर्थात माइनस का -20। -20। चलिए, कुल कितने क्लास है, कितने विद्यार्थियों को देना है? एक 7 नगद पुरस्कार समझे देना है सर। तो? हाँ? किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। हाँ, 7 यदि नगद। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा हम बोल दिए बीच में। हाँ। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से बस ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो बस प्रत्येक बस। पुरस्कार का मान ज्ञात यानी कि कीजिए। टोटल पुरस्कार देना है 7 गो। यानी कि जी। फर्स्ट वाला को देना है, फर्स्ट रैंक को देना है, जो फर्स्ट आएगा उसको देना है, सेकेंड आएगा उसको देना है, थर्ड आएगा उसको देना है। इसी प्रकार से टोटल का को देना है, 7 7 गो। रैंक तक आएगा। जो 7वां स्थान तक आएगा उसको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर अगर ए होगा तो उससे कम होगा यह 20, फिर इससे भी कम होगा दूसरा 20, यानी कि 40 कम होगा। उस प्रकार से यह टोटल मिला के सबको जोड़ने के बाद कितना है? 700। यानी कि S7 बराबर दिया हुआ है, S7 बराबर कितना दिया हुआ है? 7। 700। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बट्टा 2 इंटू 2 2a + n - 1 × d। बराबर 7। लेकिन डी क्या हो जाएगा बाबू? 20 कम है ना, अर्थात डी जी। माइनस में हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा? माइनस का 20, ठीक है। और एन कितना हो जाएगा? टोटल का वो पुरस्कार देना है 7 गो। 7। देख लीजिए एन का मान दिया हुआ है 7/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी का मान -20 बराबर 700। देखिए इससे इसको काट दें, इस 700 100, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 200 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 6 हो जाएगा, जी। माइनस में 20 से -120 बराबर 200। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 320। तो a बराबर कितना हो जाएगा बता दो? 320 माइनस 320/2 160, यानी कि आपका इनाम 160। पहला इनाम 160। सवाल क्या कर रहा है सो समझाइए तो। हाँ सवाल क्या कर रहा है सो समझाइए, नहीं समझ में आया। अच्छा, कह रहा है कि किसी स्कूल में शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से, यानी कि 7 गो कुल बच्चे थे, कितने लोगों को इनाम देना है? 7 गो कुल बच्चों को इनाम देना है। जो 7 गो अच्छा लड़का है, यानी कि ऊपर से जो 7 गो टॉप किया है
उसको हमको इनाम देना है। इस बात का शर्त रखा गया है कि इनाम के रूप में केवल 700 रुपया ही बांटना। टोटल कितना रुपया बांटना है? 700 रुपया से अधिक खर्चा न हो। ठीक है। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा गया है कि पहला को जो भी इनाम मिलेगा उससे 20 रुपया कम किसको मिलेगा? उससे 20 रुपया कम सेकेंड वाला को, फिर उससे 20 रुपया कम थर्ड वाला को, फिर उससे 20 रुपया कम फोर्थ वाला को, यानी कि 20-20 रुपया कम होते चला जाएगा। तो मान लो कि हमारा कोई भी संख्या है, मान लो कि यह 40 मतलब कि 200 से स्टार्ट करते हो, 200 और इससे 20 रुपया कम देना है, ये कितना हो जाएगा? 180। इससे 20 160। अगर हम यहाँ पर ए पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। और डी पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 200 होगा कि नहीं होगा? अर्थात 20 माइनस मेन यही। लेकिन क्या वो लड़का को देना है टोटल इनाम? तो 7 वो लड़का को। 7। अर्थात एन कितना हो जाएगा? एन 7 हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। टोटल कितना रुपया बांटना है? टोटल कितना रुपया 700। बांटना है? 700। तो देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर तो हम 200 मान लिए हैं, लेकिन यहाँ पर ए दिया ही हुआ नहीं है, तो हम इसको ए को ए ही मान लिए हैं। ए को ए मान लिए, अर्थात जो भी दिया जाएगा उससे 20 रुपया कम, फिर 20 रुपया कम। अगर यहाँ से देखें तो टोटल 700 रुपया बांटना है, यानी कि ए से 7 बराबर 700, डी बराबर माइनस का 20, एन बराबर 7 हो गया। यहाँ से फॉर्मूला पर दिए, ए का मान निकल गया। ए का मान कितना निकला? 160। उससे 20 रुपया कम, उससे 20 रुपया कम, फिर उससे 20 रुपया कम 100 रुपया, फिर उससे 20 रुपया कम 80 रुपया, फिर उससे 20 रुपया कम 60 रुपया, 20 रुपया कम 40 रुपया। 1 2 3 4 5 6 7, 700 रुपया खत्म। आप जोड़कर भी देख सकते हैं, 700 रुपया खत्म। तो कैसे? तो 100 रुपया ये हो गया, मिला के 200 हो गया। ठीक है। ये तो 100 ऐसे है। ठीक है। ये तो खुद 100 है। आई मिला के कितना हो गया? 300। देखिए 300 2 500 100 1 700, 700 रुपया खत्म, बात खत्म। और किसी को इनाम नहीं मिलेगा। ठीक है। और किसी को भी इनाम नहीं मिलेगा। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं है। Have you any problem? नहीं, क्या बोलता है? सीबीएसई वाला बोलेगा हैव यू एनी प्रॉब्लम। चलिए, तो हम लोग, ठीक है, आप लोग देखिए क्वेश्चन बैंक मत भूलिए। अगर आप अभी से क्वेश्चन देखिए, आप जो पढ़ लिए, मतलब साल भर भी पढ़े, ठीक है, उसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट डेवलप करवे करेंगे, लेकिन अभी मेन फोकस करना है नंबर पर। ठीक है। तो के पास इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, दुनिया के किसी भी चक्कर में मत पड़िए। ठीक है। क्वेश्चन बैंक से एक भी सवाल बाहर नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। कोई भी लड़का 2011 से स्टार्ट हुआ था, 2021 तक एग्जाम हुआ है, यानी कि 11 साल, 11 साल के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। तो कुछ भी नहीं करना है अब। ठीक है। 11 साल का क्वेश्चन निकालिए, चैप्टर वाइज निकालिए, जोन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको जाके सॉल्व कीजिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ये गारंटी है कि 2011 से लेकर 2021 तक जो पूछे गए सवाल है उसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आपके एग्जाम के आपकी 20 सवाल आ जाते हैं। ठीक है। तो इतना कर लीजिए, आप अच्छा कर जाइएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन बनाना मत भूलिए, क्योंकि मेन यही है, आपका कॉन्सेप्ट यही डेवलप करके एग्जाम कहाँ से आ रहा है। समय की रखते हुए हम लोग कल 9 बजे 11 बजे। ठीक है। आज थोड़ा काम हो गया था तो आज से क्लास नहीं हो पाया है, तो इस वक्त हुआ है। ठीक है। फिर कल अपने रेगुलर टाइम 3 से 4 बजे
कल 11 बजे है। कल दिन में 7.2 ना 7. बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अगला कर देंगे 7.3 में ये बताना त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेख होगा। सर एक चीज पूछना है हाँ बता दो। सर, समरेख जब पूछता है ना हाँ तो उस समय मतलब कभी कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देता है, और कभी ना कि मान लीजिए कि ए बी प्लस बी सी का मतलब बराबर ए सी प्रूव करना पड़ता है, क्यों? सुनो, कुछ ना तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, 0 आ गया तो संरेख है, 0 नहीं आया तो बाकी कहानी खत्म। तो तीन क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, संरेख होगा ही। ठीक है, याद है, तीनों भुजा निकालेंगे, दो भुजाओं का जो आवाज नहीं आ रहा है सर। अच्छा। ठीक है, तो मिलते हैं कल।